हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफके ट्यूटोरियल्स। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है खास तौर पे बॉटनी सेकेंड ईयर के लिए वन शॉट एलएक्यूज, जिसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस। खास तौर पे ये चैप्टर से ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ क्रेब्स साइकिल भी है, बट वी विल बी गोना डूइंग glycolysis because I think this is one of the most easiest LQ which you can do easily. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दी ग्लाइकोलिसिस। क्या रहेगा आखिर, क्या ग्लाइकोलिसिस, इसमें होता क्या? बेसिकली एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो खास तौर पे प्लांट्स में होता अपने को। कैसा? स्टार्टिंग से अपन देखेंगे। हम आपको मालूम, हर प्लांट का जो बेसिक एनर्जी सोर्स रहता वो रहता ग्लूकोज। क्या रहेगा सर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H12O6। सिंपल एक ग्लूकोज का फार्मूला है, याद रखना। सर एक ये ग्लाइकोलिसिस होता का आपने को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है, राइट? बिकॉज हमको मालूम सर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हम क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? अब ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग देखिए अपन, क्या मतलब ग्लाइकोलिसिस। याद रखना, ग्लाइको मीन्स रखना ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, लाइसिस, लाइसिस माने तोड़ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना, ये इसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोलिसिस, राइट? अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अपन ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट करेंगे? लास्ट में पायरुवेट में। एक्चुअली अगर देखा गया आंसर में, तो आप लोग इतना सारा करना कुछ भी नहीं है, रिएक्शंस लिखना, लाइक जैसे आप लोग केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में, उतना लाइक इतना रिएक्शन से ना लिखे आपको उतारने की जरूरत नहीं है। just you need to write the name of the chemical and draw the simple reaction। इतना ही करना है बस आपको। इतना लाइक रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, बट फिर भी आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इजीली ड्रॉ करा मैं कि भाई आपको इजीली समझ में आना हो रहा क्या आपके ग्लाइकोलिसिस में। आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर रेफर करना चाह रहे हैं आप ये आंसर, तो बहुत ईजी होता आपके लिए। चलिए स्टार्टिंग करेंगे अपन पहले स्टेप से। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट कर ले अपन। रॉ प्रोडक्ट का ग्लूकोज क्या है सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, स्ट्रक्चर याद रखेंगे अपन। कैसा? चलिए तो क्या बोला सर, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, राइट? अब ड्रॉ करने के लिए किसे याद रखेंगे अपन? पकड़ेंगे फर्स्ट और लास्ट कार्बन। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे क्या ऐड करेंगे अपन? यहाँ पे अपन ऐड करेंगे एक CHO ग्रुप, आल्डिहाइड ग्रुप ऐड करेंगे अपन यहाँ पे, राइट? नेक्स्ट लास्ट में ऐड करेंगे यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप, CH2 एज इट इज, एक अल्कोहल ग्रुप ऐड कर दिया। बचे कितने? 20 के 4 कार्बन बचे। कैसा करेंगे इन लोगों को? अब पहले एक सेट कवर कर लेंगे अपन, ये सेट देखेंगे कार्बन के, बिल्कुल ये सेट, कार्बन चेन के बिल्कुल ये सेट आपको देखो, यहाँ एक OH OH OH, एक गैप देके छोड़े, 3 OH हो गए। बिल्कुल जहाँ जहाँ OH आ रहा वहाँ हाइड्रोजन अटैच करेंगे यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन आ गए, और जहाँ पे हाइड्रोजन लिखे उसके बिल्कुल अपोजिट आप अटैच करें OH। ये सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत ही स्ट्रक्चर हो गया आपके ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट, अब पहला स्टेप क्या है? ग्लूकोज का होता फॉस्फोरिलेशन। आपके शायद टेक्स्ट बुक में या जो भी आप मटेरियल रेफर कर रहे हैं उसमें फर्स्ट स्टेप पहला वो इसलिए क्या होता है? फॉस्फोरिलेशन। क्या मतलब सर फॉस्फोरिलेशन? The addition of phosphate in any kind of molecule is known as phosphorylation। सिंपल अल्फाजों में कोई भी ग्रुप में आप फॉस्फोरस ऐड करते हैं उसको बोलते हैं आप फॉस्फोरिलेशन। चलिए अब कौन सा भी रिएक्शन हो तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। क्या मतलब सर एंजाइम? बेसिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स जो बेसिकली कोई से भी केमिकल एंटिटी को दूसरे केमिकल एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं उसके दूसरे फॉर्म में। चलिए अब वो एंजाइम कौन सा रहेगा सर? यहाँ पे अपन लेंगे एंजाइम, यहाँ पे आंसर में खास तौर पे आप एंजाइम से ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि अगर आप एंजाइम बोले नेक्स्ट स्टेप यू विल फॉरगेट इजीली, तो बेहतर है टू रिमेंबर दीज एंजाइम। ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ तो गौर करिए जरा कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए ये हो गया हमारा ग्लूकोज। स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखिए ऑटोमेटिकली पूरा आपको सीरीज में याद रहता। चलिए यहाँ पे हम एक एंजाइम यूज करेंगे काइनेस। हो सकता मैं जो एंजाइम लिख रहा हूँ शायद आधा नाम होगा, बट आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। चलिए काइनेस क्या काम है सर? काइनेस का याद रखेंगे। काइनेस क्या करता है बोल, तो कोई भी मॉलिक्यूल में तो फॉस्फोरस ऐड करता है ना, तो फॉस्फोरस निकालता हूँ। दो काम है इसके, यहाँ भी कोई काम करता है नहीं, बट अलग अलग जगह पे है इसका, बताता हूँ मैं। पहले फॉस्फोरस ऐड करते हैं, बस फॉस्फोरस निकालते हैं। चलिए ओके डन, समझ गए सर काइनेस का काम क्या है। अब
काइनेस को फास्फोरस मिलना कहाँ से? चलो भाई ओके, समझता हूँ मैं कि भाई काइनेस इन्हों ऐड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं मल के, बट इनको मिलना कहाँ से काइनेस? हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं सर, क्या है अपने पास ये हर सेल में क्या रहेगा? एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसा फॉर एग्जांपल हमारे लिए, हमारी बॉडी को चलने के लिए ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, बहुत सारे कंपोनेंट्स से देगा, एनर्जी कंपोनेंट्स उनकी जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे प्लांट को जो है एटीपी की जरूरत पड़ती है। क्या है सर फुल फॉर्म एटीपी का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ क्योंकि आसानी से याद है ना आपको, लेके चलिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इधर के लिए एडिनोसिन भूल जाएंगे अपन। सर अब इसमें कितने फॉस्फेट से फॉस्फेट है बोला मैं? ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप है इसमें। एक्चुअली अगर देखा गया तो PO3, PO4 या PO5 लिखना चाहिए इसको, बट उतना डिटेल में नहीं है आप लोग के सिलेबस में, तो सिंपली मैं फॉस्फोरस लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब क्या होता? काइनेस आते, काइनेस आए क्या बोलते हैं भाई, मेरे को एक फॉस्फोरस चाहिए, मैं बदले में तुमको बाद में पलटा के देता हूँ बोल के बोलते हैं। क्या करें? एटीपी के पास एक फॉस्फोरस ले लेते हैं लोग, तो एटीपी के पास एक फॉस्फोरस चले गया तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया मालूम है आपका? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ ट्राई मतलब 3 थे, यहाँ क्या 2 हो गए भाई? क्यों? एक ले लिया हमारा काइनेस, अब काइनेस उसके पास रख लेता है। मैं क्या बोला? तो फॉस्फोरस दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड करवाता है, दूसरे मॉलिक्यूल से निकलवाता है। कैसा? आप देखेंगे। अब यहाँ क्या कर रहा बोला, मैं फॉस्फेट ऐड कर रहा हूँ, ले लिए फॉस्फेट। अब कहाँ पे ऐड करेंगे सर? वो आ जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल में, सेम स्ट्रक्चर में। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ऑक्सीजन के बिल्कुल बाजू हाइड्रोजन, राइट? वो हाइड्रोजन हटाए क्या करें अपन? एज इट इज फॉस्फोरस ऐड करें। स्ट्रक्चर देखेंगे सिमिलर है नहीं है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ एच, एज इट इज। ये पूरी बीच की चेंज सेम है अपने को। क्या करें? खाली लास्ट में चेंज करें, ऑक्सीजन के बाद क्या ऐड करें अपन? फॉस्फोरस। ये पहला स्टेप हो गया आपका फॉस्फोरिलेशन। कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, विल गो टू दी नेक्स्ट स्टेप। उससे पहले अपने मॉलिक्यूल का नाम देखेंगे। सर अपने मॉलिक्यूल में छेड़छाड़ करें ना, अपन सब्स्टिट्यूशन करें ना, तब उसका नाम क्या हो गया सर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज तो ऑलरेडी था, 6th पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, क्या ऐड करें अपन 6 पोजीशन पे? फॉस्फोरस, इसीलिए अपन नाम रख दिया उसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे अपन, राइट? नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे काइनेस एंजाइम इस्तेमाल हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या एंजाइम इस्तेमाल होता मालूम? आइसोमरेस। क्या काम है सर आइसोमरेस का? अच्छा, वो करने से पहले मैं स्टेप का नाम बोल रहा था। फर्स्ट स्टेप अपने को क्या था? फॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट सेकंड स्टेप रहेगा आपको आइसोमराइजेशन। क्या मतलब सर आइसोमराइजेशन? शायद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सेकेंड ईयर वगैरह में देखेंगे टॉपिक है, राइट? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं अपन आइसोमर्स। वो आइसोमर बनाने के लिए अपन एंजाइम यूज करते हैं आइसोमरेज। चलिए अपन देखेंगे आइसोमर बना नहीं बना। चल, सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज, देखो ये ग्रुप एज इट इज सेम है, यहाँ पे एज इट इज सेम कॉपी हो गया, राइट? नीचे के चेंज देखेंगे, 1 2 3 4। हाँ, अब क्या करें मालूम अपन? यहाँ पे इतना ग्रुप रिप्लेस कर दिया अपन, ऊपर नीचे कर दिए। ये सी डबल बॉन्ड नीचे आ गया और सी ओ एच ऊपर आ गया, और एक बाजू का हाइड्रोजन एज इट इज CH2, और यहाँ का भी हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना आपको, ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज, सी डबल बॉन्ड एज इट इज, OH ग्रुप भी एज इट इज। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ, राइट? नीचे की पूरी चेंज सेम एज इट इज, CHOH COHH एज इट इज सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करे। खाली क्या चेंज करें अपन? यहाँ पे 2 ग्रुप्स में चेंज करें, सॉरी 2 कार्बन में, राइट? क्या करें यहाँ पे? फिर एक बार बोल देता हूँ आपको मैं। सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप था, उसको ऊपर शिफ्ट करें। फर्स्ट कार्बन वाला जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ था उसको नीचे शिफ्ट करें अपन, राइट? हमको मालूम कार्बन 4 बॉन्ड बनाता मैक्सिमम टू मैक्सिमम, राइट? जैसा नीचे कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ बैलेंस हो गया आपको कार्बन के बॉन्ड। अब बचा क्या यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप ऊपर चले गया, ये 2 हाइड्रोजन आ गया, राइट? ऐसा, ये हो गया आइसोमराइजेशन। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम चेंज हुआ, अब आइसोमर बनने के बाद नाम चेंज हो गया उसका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को अपन ट्रीट करेंगे अगेन, फिर से और एक बार अपन यूज करेंगे काइनेस। अभी बोला सर क्या काम है काइनेस का?
टू ऐड और रिमूव फास्फोरस, राइट। दो काम रहेंगे इसके। अब यहाँ पे भी एक सेम का और एक बार रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, फास्फोरस ऐड करेंगे। कहाँ से मिलना सर इनको फास्फोरस, इनको बुलाते एटीपी। कि भाई मेरे को तुम्हारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप उधार दिया बोल के बोलते हैं, ये नया एटीपी मॉलिक्यूल है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एटीपी मॉलिक्यूल, ये डीपी नहीं एटीपी है। एटीपी मतलब इनके पास बोला तीन फॉस्फोरस या तीन फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप में से उधार लेके ले लिए इनके पास, तो अब एटीपी बदल गया किसमें, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइट्राई में कंफ्यूज नहीं होना, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए काइनेस, अब काइनेस ले लिए फॉस्फोरस, लेके कहाँ ऐड करेंगे सर, ऑलरेडी हमारे फ्रक्टोज में जो आइसोमर बना अपने को उसमें 6th पोजीशन पे एडेड था फॉस्फोरस। अब कहाँ ऐड करेंगे, 1st पोजीशन पे। कैसा, ये जो हाइड्रोजन था हमें जो ग्रीन मार्कर से लिखा, ये हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे ऐड करें अपन फॉस्फेट ग्रुप। अब नाम बदलेंगे सर, मैं नाम नहीं लिखा, क्या नाम होगा सर, गेस करो जरा। नथिंग मच वेरी कंफ्यूजिंग, राइट। एज इट इज फ्रक्टोज सेम स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, कॉपी कर देंगे फ्रक्टोज। ऑलरेडी सर अपने मॉलिक्यूल में 6 पोजीशन पे था, अब क्या होगा, खाली फॉस्फेट ऐड होगा कहाँ पे, 1st कार्बन पे। फ्रक्टोज 1,6, राइट, 1st और 6th पोजीशन पे फॉस्फेट है। अब कितने बार आ रहा है सर मॉलिक्यूल में फॉस्फेट, यहाँ एक बार यहाँ एक बार, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज ऑलरेडी पहले का आइसोमर था, 1st और 6th पोजीशन पे 2 बार फॉस्फोरस आया, बाई 2 बार आया मॉलिक्यूल में फॉस्फेट, ऐसा। चलिए अब ये अपन समझ गए, यहाँ तक 3 स्टेप इजीली हो गए अपने, राइट। 1st स्टेप में काइनेस, 2nd स्टेप में आइसोमर है, 2nd 3rd स्टेप में फिर काइनेस, फंक्शंस पूरों के याद हो गए अपने को। नेक्स्ट अब यहाँ पे यूज करेंगे अपन एक एंजाइम नेक्स्ट स्टेप में, जिसका नाम है अल्डोलिस। क्या करता सर ये अल्डोलेस, मैं बोला था स्टार्टिंग में, ग्लाइकोलाइसिस में क्या करते हैं आप, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। ब्रेक करने के लिए अपने को चाहिए एक एंजाइम अल्डोलेस। क्या करता सर हमारा अल्डोलेस, अब तक जो अपना मॉलिक्यूल बना उसको तोड़ता है, कैसा, बराबर 2 हिस्सों में। अब सर अपने पास 6 कार्बन है, डिवाइड करिए कितने पार्ट्स, एक का 3 कार्बन का एक कंपोनेंट, 3 कार्बन का एक कंपोनेंट बनता अपने, कैसा ब्रेक करेंगे अपन। चलिए एज इट इज, शुरुआत स्टार्टिंग से करेंगे अपन। एज इट इज देख लो, पहले मैं एक हिस्सा तोड़ता हूँ, कैसा, CH2 एज इट इज, CH2 एज इट इज, ऑक्सीजन, फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज, फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज, राइट। पहला हिस्से की बात करूँ मैं, दूसरा हिस्सा कैसा बनता बताता हूँ। C डबल बॉन्ड एज इट इज, C डबल बॉन्ड एज इट इज, कार्बन एज इट इज, कार्बन एज इट इज, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, OH। सर हाइड्रोजन तो एक ही है यहाँ पे, फिर मैं 2 के लिखे आप, चलिए बताता हूँ मैं उसको कहाँ से ऐड हुआ वो। यहाँ से हमारा मॉलिक्यूल हुआ ब्रेक। नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूँ मैं, कार्बन, कार्बन एज इट इज, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज इट इज। सर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है यहाँ पे, वो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं आके आपको ऊपर के मॉलिक्यूल में यहाँ पे ऐड हो, अभी बोला था हमें हाइड्रोजन कहाँ से आया बल्कि, राइट। नेक्स्ट एज इट इज, नेक्स्ट कार्बन, कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सेम फॉस्फेट ग्रुप के साथ कार्बन एज इट इज। 2 मॉलिक्यूल्स मिले अपने, कौन से अलग अलग मॉलिक्यूल्स। कौन सा, पहला आ गया DHAP, क्या है सर ये, DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपके टेक्स्ट बुक्स में खास तौर पे आप मटेरियल जो भी रिफर कर रहे हैं आप उसमें लिखा हुआ फुल फॉर्म, तो गौर से देखना उसको, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और क्या मिला सर अपने को मॉलिक्यूल, G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कंफ्यूज नहीं होना, शॉर्ट फॉर्म्स लिखा हमें, अगर आपको फुल फॉर्म देखना है तो सुकून से वीडियो रिपीट करके या रिवाइंड करके देख सकते हैं आप फुल फॉर्म। 2 मॉलिक्यूल्स मिले अपने, कौन से DHAP एंड G3P। यार अब तोड़ दिया अपन कार्बन को, अपना मेन मकसद यहाँ पे खत्म नहीं होता, अभी अपने को क्या बनाना है, ग्लूकोज को तोड़ के अपने को पाइरुवेट बनाना है लास्ट में। अपने यहाँ मॉलिक्यूल ब्रेक कर दिया अभी, और थोड़े बहुत रिएक्शन बाकी है अपने को, कैसा करेंगे अपन इन लोगों को। चलिए अल्डोलेस यूज करें, 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिए, कितने कंपोनेंट्स का एक कार्बन, कितने कार्बन का एक कंपोनेंट, 3 कार्बन, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में। अब मजे की बात क्या है मालूम है, यहाँ पे हमारे जो DHAP रहता, इट इज वेरी अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल रहता है, तो इसीलिए क्या करता मालूम, DHAP भी क्या होता बोलते,
चेंजेस करता। कैसा? अगेन और एक बार यहाँ पे सेम एंजाइम यूज होता। क्या नाम है सर एंजाइम का? अगेन आइसोमरेज। हम शक्ल बनता है उसका। हम शक्ल इन द सेंस सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। कैसा देखेंगे आप? एज इट इज देखेंगे, कंपेयर करेंगे सर दोनों में क्या चेंजेस है अपने को। चल, 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट ग्रुप है। कहाँ गया? देखो नीचे आ गया फॉस्फेट ग्रुप, पूरा नीचे एज इट इज आ गया। चलो, CH2OH। क्या करें मालूम अपन इसमें? चलो, ये इतना ग्रुप सेम एज इट इज कॉपी आ गया अपने को, राइट? C डबल बॉन्ड। अब ये CH2OH वाला ग्रुप था, क्या करें इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ अटैच कर दिया अपन। C डबल बॉन्ड OH, बैलेंस हो गए 4 कार्बन बॉन्ड के। लास्ट वाला बचा अपने को CH2। जैसे ऐसे हाइड्रोजन निकाले आप, बीच वाला कार्बन एज इट इज, बाजू का एक हाइड्रोजन जो अपन यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दिए। नेक्स्ट एज इट इज बचा आपको आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेम है, खाली क्या हुआ? स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सेम फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब जरा गौर करो आप, सर अपने को 2 कंपोनेंट्स मिले थे यहाँ पे आल्डोलेस इस्तेमाल करने के बाद। कौन से? आपका एक DHAP और एक G3P, 2 हिस्से मिले थे। सर ये और ये स्ट्रक्चर कंपेयर करो आप, दोनों सेम है क्या? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, कुछ भी नहीं के बराबर भी फर्क नहीं है इन लोगों में, ऑलमोस्ट सेम है इन लोगों का। तो क्या करा हमारा DHAP में, क्या बोला? अनस्टेबल था, उन्हें भी किस में कन्वर्ट हो गया? G3P में। तो सर हमारा ये G3P एज इट इज कॉपी करा मैं यहाँ पे, और हमारा DHAP भी क्या हुआ? ऑल किस में कन्वर्ट हो गया हमारे? अगेन और एक मॉलिक्यूल में। किस मॉलिक्यूल से लिए? G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये भी अगेन G3P, ये जो स्टार्टिंग में मिला आपने को वो G3P, ये वाला एज इट इज कॉपी कर दिया मैं यहाँ पे। अब जो हमारा DHAP था वो किस में कन्वर्ट हो गया? G3P में। तो सर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए G3P के? 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। यहाँ तक हो गया हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा ग्लाइकोलाइसिस। चलिए अब G3P के लिए, क्या इस्तेमाल, हाँ अब ले लिया एज इट इज। अपन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है पे अपन, क्योंकि अपने पास 2 मॉलिक्यूल्स है, दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग रिएक्शन है, सेम रिएक्शन कॉपी होगा अपने के लिए। तो एक ही स्टेप अज्यूम करेंगे अपन, सॉरी एक ही मॉलिक्यूल अज्यूम करेंगे भाई कि भाई उसमें एक ही मॉलिक्यूल में चेंजेस आ रहे हैं अपने। चलिए नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपना डिहाइड्रोजिनेशन। क्या मतलब सर डिहाइड्रोजिनेशन? सिंपल अल्फाजों में डी मतलब निकाल लेना, क्या निकालना? हाइड्रोजन निकाल लेना, इसीलिए अपन को बोले डिहाइड्रोजिनेशन, स्टेप का नाम रख दिया। चल, अब सर डिहाइड्रोजिनेशन करने को कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे अपन? अपन इस्तेमाल करेंगे एंजाइम, क्या नाम है सर एंजाइम का? डिहाइड्रोजिनेस। अब डिहाइड्रोजिनेस को भी जैसा फॉर एग्जांपल काइनेस को ATP की जरूरत पड़ी, वैसे डिहाइड्रोजिनेस की किसकी जरूरत पड़ेगी? NAD की, फ्लेवर प्रोटीन है ये। चलिए अब इन्हों क्या करते हैं मालूम भाई साहब? ये चलो यहाँ और से देखो इसमें और इसमें क्या चेंजेस है। C डबल बॉन्ड एज इट इज, COH H एज इट इज, CH2O फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज, सिमिलर है। क्या चेंज करें अपन? यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा सर? हाँ बराबर, क्या लगा अपन यहाँ पे? फॉस्फोरस। सर अपन बात तो खाली हाइड्रोजन निकालने करे थे, या तो फॉस्फोरस ऐड कर दिया। आप क्यों? ये स्टेप में अपन क्या करते मालूम? साथ ही साथ अपन फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड करते, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड करते, इसकी वजह से यहाँ से हाइड्रोजन निकल के आ गया फॉस्फेट ग्रुप। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मालूम? बहुत सिंपल है। अज्यूम करो कोई भी क्लास है कोई शरारती बच्चा है, उन्हें क्या करा बोलते? जाके पीछे उसकी लास्ट बेंच है। कैसे रहते मालूम? मेरे को बच्चे लास्ट बेंच के क्या करते लोग? वो शरारती रहते, तो क्या करते टीचर उन लोगों को आवाज करे तो क्या करते? उठा के जो है बिल्कुल सामने बुला लेते उन लोग, सामने फर्स्ट बेंच पे सेकंड बेंच पे उठा लेते। यहाँ भी वही चीज है आपको। कैसा? जरा गौर से देखेंगे सर, अपने पास 2 फॉस्फोरस आ गए। अब यहाँ पे और यहाँ पे,
वो चेंजेस करने से पहले अपन क्या करेंगे मालूम है, फॉस्फोरस निकालेंगे इसमें से। कहाँ से? यहाँ से। जो फॉस्फोरस ऐड करें, बिल्कुल द वेरी नेक्स्ट स्टेप अपन वो फॉस्फेट निकाल भी लेते हैं वहाँ से। सर अब निकालने कौन सा एंजाइम यूज करेंगे अपन? काइनेस। अभी बोला था आपको मैं, काइनेस के दो काम, या तो फॉस्फोरस ऐड करता है ना तो फॉस्फोरस निकालता हूँ। अब यहाँ पे क्या पैसा क्या करेंगे, फॉस्फोरस निकालेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसे लिए समझो किसी चीज लेके, आप वापस क्या करते उसको उधार वापस करते, तो यहाँ भी वही चीज है। काइनेस क्या करा था, फॉस्फोरस किसके पास से लिया था उन्हें? एटीपी के पास से। उसको वापस पलटा के दे देता उन्हें, कैसा समझेंगे अपन। यहाँ पे फॉस्फोरस है सर, कहाँ से निकला फॉस्फोरस? फर्स्ट कार्बन से, 1 2 3 फर्स्ट कार्बन से फॉस्फोरस निकल गया। आपको कौन निकाले सर? उसको काइनेस निकाला। सर पलटा किसको दे दिया उन्हें? एडीपी को। क्योंकि यहाँ पे वेट कर रहे थे उनका फॉस्फोरस वापस मिलने, राइट? तो वापस उनके पैसे उनको चले गए, उनका फॉस्फोरस उनको चले गया। तो एडीपी से कन्वर्ट हुआ किसमें? उन्होंने एटीपी में। क्यों? मॉलिक्यूल का फॉस्फोरस जो अपन ऐड करे थे वो वापस मिल गया उनको, तो एटीपी से कन्वर्ट हो गया ना एटीपी में। चलिए नेक्स्ट। अब मैं जैसा बोला फॉर एग्जाम्पल आपको, सर कोई एक बच्चा शरारत कर रहा था, क्या करें अपन उसको? उठा के पीछे की बेंच से उठा के सामने में बुला के बिठा लिया अपन उसको। कैसा? अब देखो सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन, कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन, कार्बन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे थोड़े चेंजेस देखने को मिले। आप अब चेंजेस कैसा है समझेंगे अपन। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है आपका, राइट? अच्छा एक यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल का नाम बोलना भूल गया मैं। क्या रहेगा सर ये मॉलिक्यूल का नाम? 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। थोड़ा लंबा नाम है बट याद रखना अपन। अपन जो अपन यहाँ फॉस्फेट ऐड करे वो फॉस्फोरस दो पोजीशंस पे ऐड मिला के अपन नाम लिखेंगे। सॉरी 1,3, नॉट 2,3, 1,3। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे दोनों जगह बिस फॉस्फो, दो फॉस्फोरस ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्या करें अपन? सेम नेक्स्ट स्टेप तो मालूम ही है अपने को, निकाल दिए फॉस्फोरस, काइनेस एंजाइम इस्तेमाल करें। हाँ, जैसा भी फॉस्फेट ग्रुप निकाले, एक्चुअली सर अगर आप यहाँ गौर से देखिए, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन एज इट इज। फिर यहाँ पे कैसा सर ये ऑक्सीजन कैसा बोलता हूँ मैं, क्या करा मैं स्टार्टिंग में बोला अपने को, फॉस्फेट ग्रुप मतलब PO3 या PO4 या PO5 ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं। इन लोगों में से क्या होता है बोलते हैं, खाली ऑक्सीजन रिटेन हुआ था इसमें, मैंने लिखा इसमें क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो आप, और इसीलिए फॉस्फेट ग्रुप इसमें जब निकला तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिटेन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड बना था कार्बन के साथ, हमारे कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। सेम एज इट इज आपको दिखाने ज़्यादा कोई भी चेंज नहीं है। चलिए अब यहाँ तक हो गया अपन। और एक नेक्स्ट स्टेप में अपन एंजाइम क्या यूज करेंगे मालूम? म्यूटेस। टीचर एग्जाम्पल याद रखो, बच्चा कोई भी शरारत था उसको पीछे से सामने उठा के बुला लेना। विच थर्ड पोजीशन पे था कार फॉस्फोरस, अपन क्या करें उसको उठा के कहाँ बुलाए? सेकंड पोजीशन पे। इतना ही काम है बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप रिएक्शंस नहीं लिख सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक नहीं लिख सकते, सिंपल कुछ भी नहीं, नाम लिख के आओ भाई। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एरो डाले, उसके ऊपर लिखेंगे कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है? काइनेस। नीचे एटीपी टू एटीपी लिख दिए, सिंपल, उतना भी लिख के आया तो चलता आपको, बट पूरा कंप्लीट आंसर लिखना आप। चलिए अब ये हो गया हमारा म्यूटेस का काम। क्या करा उन्हें? फॉस्फेट को उठा के ऊपर बुला लिया उन्हें, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता अपने को हाइड्रोलिसिस। यार क्या होता है इसमें आपको? अगर आप गौर से देखें, मैं क्या लिखा है यहाँ पे? -H2O। क्या मतलब सर? वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया अपने इसमें। कहाँ से निकाले जरा बताता हूँ मैं। अब अगर गौर से देखिए आप इसमें, तो अपने को यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कौन सी पोजीशन पे? थर्ड ग्रुप। क्या मतलब सर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, ये एक OH ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन ग्रुप। सर दोनों कंबाइन हो गए, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। क्या बचा सर? खाली CH2 एज इट इज। हाँ सर, अब यहाँ पे बॉन्ड इम्बैलेंस हुआ था अपने को, क्योंकि क्या बोला मैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता था, तो यहाँ पे आपको शिफ्ट हो गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन के सॉरी फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज अपने। नेक्स्ट कार्बन एज इट इज, दो ऑक्सीजन एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, अच्छा ये कंपाउंड का नाम क्या बोलिए आप सर? इसको फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, या शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लिख सकते
PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फुल फॉर्म्स लिखे तो बेहतर रहता आपको। चलिए नेक्स्ट, अगेन फिर से अब क्या हो गया, एडीपी आ गया। क्यों अपन दो बार इस्तेमाल करें यहाँ पे काइनेस, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो जहाँ जहाँ से इन्होंने उधार लिए थे फॉस्फेट उन्हें वापिस आएंगे। पहले तो एक एटीपी के पास से उधार लिए थे ना, यहाँ पे चुकता हो गया वो। नेक्स्ट सेकंड जो और एक बार लिए थे एटीपी के पास से वापिस आते फिर यहाँ पे भाई मेरा फॉस्फोरस वापिस देने के लिए। कौन अगेन फिर से एंजाइम आ गया आपका काइनेस। कहाँ करता काइनेस, विच काम है इसका, फॉस्फेट निकालना। कैसे याद रखना सर, फॉस्फेट कहाँ निकाल रहा हूँ, कहाँ ऐड कर रहा। देखो आप अगर देखें गौर से तो दो बार अपन फॉस्फेट निकाल रहे हैं और दो बार फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं अपन। कैसा, क्लीवेज से पहले, मतलब आप पे जो मॉलिक्यूल जब ब्रेक हो रहा है उससे पहले कहीं भी कहीं नहीं सारा दो बार उन्हें फॉस्फोरस ऐड कर रहा। क्लीवेज के बाद मतलब मॉलिक्यूल टूटने के बाद दो बार जब फॉस्फेट आता है आपको यहाँ पे और यहाँ पे, उन्हें क्या करता है आपके मॉलिक्यूल में से फॉस्फोरस वापिस निकाल लेता है उन्हें, वो विच काम है उसका, याद रखना ऐसा ही। चलिए काइनेस यहाँ था फॉस्फोरस सेकंड पोजीशन पे, निकाल लिया उसको, फॉस्फोरस को निकालते क्या बचा मालूम अपने को, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड करे, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करे साथ ही साथ। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से है मालूम आपको, वाटर मॉलिक्यूल से है। आपको साथ में वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते पड़ता, लिखने की जरूरत नहीं है आप। हाँ मैं यहाँ नाम बोलना भूल गया आपके मॉलिक्यूल का, क्या नाम रहेगा सर आपके मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल का नाम रहेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये मॉलिक्यूल का नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 से 2 इतना ही बता रहा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आगे बढ़ा दिया अपन फॉस्फोरस को। नेक्स्ट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कन्वर्ट हो गया पायरुवेट। कैसा सर, खाली फॉस्फोरस निकाल लिया उसमें से, इसके बदले में ऐड करें अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये था आपका ग्लाइकोलिसिस। लास्ट में क्या बना है सर अपन, पायरुवेट। इतना ही बनाना है अपने को ग्लाइकोलिसिस में, अपना ये मकसद देगा बनाने के लिए। चलिए तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है आरडीएनए प्रोसेस। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल के ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। बहुत इजी आंसर है, एक बार समझ गए तो अपने आप से भी लिख सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, राइट। चलिए ये करने से पहले थोड़ा बेसिक्स करेंगे अपन इसका। क्या मतलब सर बेसिक्स रिगार्डिंग, सर हम आपको मालूम हर सेल में जो है बेसिकली आपको बीच में न्यूक्लियस देखने को मिलता है, राइट। न्यूक्लियस में रहेगा जेनेटिक मटेरियल। क्या रहेगा सर, जेनेटिक मटेरियल। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स DNA. What's the full form for the DNA is deoxyribonucleic acid. अब ये DNA बहुत क्या है मालूम, एक इंफॉर्मेशन सेंटर है समझिए। बिल्कुल जो भी सेल में काम होना नहीं होना, क्या टाइम पे क्या होना, वो पूरी चीज़ DNA में स्टोर की हुई रहती है, इंफॉर्मेशन समझिए। अब अपन क्या करते हैं मालूम है, DNA के मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन इन द सेंस छेड़छाड़ करते हैं उसमें, उसके चेंजेस करते हैं। वाई, टू मेक सर्टेन एडवांसमेंट्स इन दी मैनकाइंड। नए नए चीज़ें, मेडिसिन हो गए या ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए, ये बनाने के लिए अपन आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली करते क्या, इसे छोटे एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको मैं। कैसा, अज्यूम कर लेंगे मेरे पास एक सीडी या सॉरी डीवीडी प्लेयर है। आई गेस डीवीडी प्लेयर आप लोगों को आइडिया होगा क्या चीज़ रहती है, राइट। अपन सीडी रखते हैं, उसमें सीडी रखे तो ऑटोमेटिकली जो है सीडी अंदर जाके जो भी इंफॉर्मेशन है डिस्प्ले पे प्रेजेंट होती है, फिल्म रहने दो या गेम रहने दो। ऐसा मैं क्या करता हूँ मालूम, एक सीडी लेता हूँ मैं, सीडी लेके उसके डीवीडी प्लेयर के अंदर डालता हूँ जिसमें सो एंड सो XYZ नाम की फिल्म है, राइट। जैसा मैं इसमें सीडी डाला मेरे डिस्प्ले पे जो है फिल्म चलना शुरू हो जाती है। अब फर्ज करो मैं क्या करा मालूम, ये सीडी निकाल लिया इसमें से, मैं निकाल के दूसरी वाली सीडी डाला जिसमें सो एंड सो ABC नाम की फिल्म है। अब क्या मैं ये डीवीडी या सीडी डालने से फिल्म जो है क्या बोलते, सॉरी आपका
सेल का स्ट्रक्चर या डीवीडी का स्ट्रक्चर या डीवीडी बदलेंगे नहीं, क्या होता, खाली फिल्म चेंज होती, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो डिस्प्ले होंगी ये निकल के। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे भी है, सेल चेंज नहीं होता, खाली क्या होती है अंदर की इंफॉर्मेशन चेंज होती है आपको, और जो आउटपुट मिलेगा जो भी डिस्प्ले होगा वो चीज़ अलग होंगी। ये काम करना है आपको इसमें, कैसा अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अपने आंसर का नाम रहेगा RDNA प्रोसेस। अपन अज्यूम कर लो, मैं जैसे एग्जांपल आपको डीवीडी प्लेयर का दिया, जैसे यहाँ पे अपना सेल है, सेल अपना डीवीडी प्लेयर है समझ लो, अंदर के उस आपका डीएनए हो गया, राइट। ये डीएनए आपकी सीडी, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर है इसमें। आप निकाल के इसको कोई और डीवीडी प्लेयर में ऐड करें, कोई और सेल में ऐड करें, तो सेम फंक्शन जो यहाँ परफॉर्म कर रहा था नहीं, यहाँ भी वही परफॉर्म करता हूँ। फर्ज करो अपन एग्जाम्पल ले लेंगे इंसुलिन का, राइट। आपके जोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेल सॉरी अप्लाइड बायोलॉजी में आपको डिस्कस करा इंसुलिन के बारे में, दैट इज टोटली डिफरेंट टॉपिक, अपन करेंगे उसको आगे। तो इंसुलिन, अब अपने को इंसुलिन कहाँ से मिलता, पैनक्रियास से मिलता। अपन क्या करते बोलते हो, छोटे छोटे अल्फाज में बोलता हूँ मैं, कोई भी एनिमल के पैनक्रियास के अपन ये लेते क्या, बीटा सेल्स लेते हैं, मालूम बीटा सेल से इंसुलिन बनता है। उसके उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके अपन दूसरे सेल्स में डालते, दूसरे मतलब नॉन पैनक्रियाटिक सेल्स में, इकोलाई हो गया तो दूसरे होस्ट हो गए, उसमें ऐड करते अपन। ऐड करें तो क्या होता मालूम, सेम जो इंसुलिन यहाँ बन रहा था, चांसेस है वो भी इंसुलिन यहाँ बनेगा, मगर ज़्यादा हाई क्वांटिटी में और कम टाइम में अपने, ऐसा। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है इसका, सिंपल एक स्टेप में नहीं होता है, करीब करीब इसको 7 से 8 स्टेप लगते हैं, इसको करेंगे अपन। क्या रहेंगे, तो पहला स्टेप रहेगा इसमें आइसोलेशन। क्या मतलब सर आइसोलेशन, मतलब कोई चीज अलग करना, क्या अलग करेंगे अपन, फर्ज कर लो मैं एक सिंपल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे समझने के लिए आपको। ये हो गया मेरा सेल वॉल, सर जाहिर सी बात है सेल के अंदर बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस। चलिए न्यूक्लियस के अंदर क्या बोला मैं आपको, रहेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल। अपन क्रोमोसोम तक नहीं जाएंगे क्योंकि उसका कुछ भी यहाँ पे अपने को काम नहीं है, अपन डायरेक्टली बेसिकली डीएनए से शुरुआत करेंगे। अपने सेल के अंदर जो है बेसिकली डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा अपने को डीएनए। चलिए अपने को एक्सट्रैक्ट करना है, इसको निकालना है अपने को यहाँ से। कैसा निकालेंगे सर, पहले स्टेप में अपन यूज करेंगे डिफरेंट एंजाइम्स, जैसे अपन काइनेज, फॉस्फेट, म्यूटेस वगैरह इस्तेमाल करें, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करेंगे अपन। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे और किस फंक्शन के लिए, अपने को याद रखो। अब ये डीएनए निकालना है बोलते ऐसे हाथ डाले निकाल लिया, वैसी कंडीशन नहीं रहती। यहाँ पे क्या करना पड़ता, पहले बाउंड्रीज तोड़ना पड़ता अपने को। कौन सी बाउंड्री है सर, ये सेल वॉल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तोड़ना पड़ता अपने को। ये तोड़ने के लिए अपने को एंजाइम्स होना, सर क्या है नाम एंजाइम इसका, सेल वॉल तोड़ने के लिए लाइजोजाइम या सेल्यूलोस, सॉरी सेल्यूलेस, ये एंजाइम्स यूज करके अपन पहले बाउंड्री वॉल तोड़ लेते हैं अपन, जिसकी वजह से अपने को अपना डीएनए निकालने में आसानी होती। ऐसा अज्यूम करो कि भाई बड़ा महल है, इसके अंदर राजा बैठे हुआ है, राजा है आपका डीएनए, इसको बाहर निकलने तो क्या करते हैं, पहले महल की दीवार तोड़ते, फिर से कमरे की दीवार तोड़ते, आप तोड़े बाहर आता हूँ ऐसा। ये कंसेप्ट याद रखना। अब सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ने क्या इस्तेमाल करेंगे अपन, विल यूज सम ऑफ द एंजाइम्स नोन एज पावर्ड डिटर्जेंट्स। देखो डिटर्जेंट बोलते कि वॉशिंग पाउडर मत समझो, वॉशिंग पाउडर नहीं होता है, नथिंग लाइक दैट। डिटर्जेंट्स इन सिंपल वर्ड्स केमिस्ट्री में थोड़े कंपाउंड्स रहते हैं जो खास तौर पे लाइसिस मतलब कुछ चीज सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए इस्तेमाल आते हैं। यहाँ पे खास तौर पे अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं पावर डिटर्जेंट का। उसके अलावा साथ ही साथ आरएनएस भी रिमूव करने इस्तेमाल करते हैं अपन। इसकी वजह से क्या हुआ, अपने ये मेम्ब्रेन टूटी, टूट के जो है आपका डीएनए आ गया बाहर। सर ये कहानी हो रही कहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेरिमेंट करे, आप कुछ इक्विपमेंट यूज करते हैं आप, राइट, वो इक्विपमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये बहुत छोटी कहानी है, कहाँ पे हो रही मालूम है, पूरी टेस्ट ट्यूब में हो रही है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही पूरी कहानी। आप क्या करें, यहाँ बेसिक जो माइन्यूट प्रोसेस हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको मैं। डीएनए बाहर निकल गया आपका, अब डीएनए के साथ साथ क्या है मालूम आपको, यहाँ पे पूरा कचरा मिलता। क्या मतलब कचरा, ये जो सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पूरे एक साथ नीचे एक साथ मिल जाते हैं आपको डीएनए के साथ साथ। क्या करेंगे मालूम है, अलग करने के लिए अपन यहाँ क्या करते बोले तो अपन इसमें ऐड करते चिल्ड एथेनॉल।
जैसा चिल्ड इथेनॉल ऐड करें अपन इसमें, ऐड करते ही क्या होता बोले तो आपका डीएनए हो जाता प्रेसिपिटेट। क्या मतलब सर प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट मतलब कोई चीज नीचे जम जाना, सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में, वो हो जाता आपका प्रेसिपिटेशन। अब सर ये डीएनए को बाहर निकालते अपन कैसा? बाय यूजिंग स्पूलिंग टेक्निक। स्पूलिंग टेक्निक इन द सेंस पर एक कॉपर वायर रहता, कॉपर वायर को लेके अपन मालूम कॉपर सॉरी पॉजिटिवली चार्ज रहता और हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज, तो हमारा ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए अट्रैक्ट हुए चिपक जाता है। स्पूलिंग टेक्निक बोलते हैं अपन इसको। चलिए निकाल लिए बाहर डीएनए। अब हमारा डीएनए मिल गया सर, हम उसको डायरेक्टली डाल देंगे उठा के किसी भी दूसरे सेल में? नहीं, अपन क्या करेंगे बोले तो इसको उठा के क्या करेंगे, इसे कॉपीज बनाएंगे अपन। कॉपीज बनाने से पहले अपन इसे करेंगे फ्रैगमेंट। देखो पहला स्टेप क्या बोला मैं आपको? आइसोलेशन। आइसोलेशन के बाद फ्रैगमेंटेशन। क्या मतलब सर फ्रैगमेंटेशन? सिंपल अल्फाजों में कोई भी एक चीज के टुकड़े बनाना, फ्रैगमेंट्स बनाना, उसको बोल अपन फ्रैगमेंटेशन। चलिए अब डीएनए मिल गया आपने को। सर इतना लंबा चल रहा है डीएनए, अपने सेल का साइज उतना है नहीं, अपने को होना ही नहीं इतना लंबा डीएनए। क्या करेंगे अपन? इसको कट करेंगे। सर कट करने के लिए एक एंजाइम यूज करते हैं अपन, दो एंजाइम सॉरी खास तौर पे आपके आरडीएनए टूल्स भी इसमें कवर हुआ था, याद रखो, तो उसको अलग से कराने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना क्या क्या करना है अपने को। फ्रैगमेंटेशन तोड़ना है सर, तोड़ने के लिए एंजाइम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सर? अपन न्यूक्लियेसेस। क्या काम करते हैं सर? न्यूक्लियेसेस दो टाइप के न्यूक्लियसेस है, देखो देखो से एक्सो न्यूक्लियस एंड एंडो न्यूक्लियस। एक्सो एंड एंडो न्यूक्लियस। यहाँ पे ये स्टेप में खास तौर पे अगर एंडो न्यूक्लियस इस्तेमाल कर दे, क्यों? अपने को डीएनए का बीच का हिस्सा होना है। कैसा पहचानना सर? अपना एंजाइम अपने को ये कट करना है बल्कि। अच्छा और एक चीज यहाँ पे अपने ये दो एंजाइम्स को और एक नाम यूज करते, क्या यूज करते सर अपन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन लोगों को बोलते हैं अपन। और इसके अलावा इन लोगों को क्या बोलते हैं मालूम? अपन नॉर्मल अल्फाजों में मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। भाई दे आर कटिंग योर डीएनए मॉलिक्यूल सर, इसीलिए अपन बोल दिया इन लोगों को मॉलिक्यूलर सीजर्स। चलिए अब इन लोग कट करना कैसे मालूम होना? इन लोग पर्टिकुलर एक सीक्वेंस पहचानते हैं इसमें, क्या बोलते हैं सर अपन इसको? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपके डीएनए स्ट्रैंड में एक सीक्वेंस होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल के। कैसा बोले तो आपके डीएनए टूल्स में दिया हुआ है सीक्वेंस है GAAA TTC। ऐसी कुछ सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस नीचे भी रिपीट होती है बट उल्टी कंडीशन। जैसे यहाँ पे GAATTC है आपको, वैसे यहाँ पे आपको देखो अगेन उल्टा आपको सेम लिखा हुआ दिखता है GAATTC। ये सीक्वेंस पहचानता नहीं, पहचाने कट करता नहीं, वहाँ पे ये काम रहता है। चलिए ये अपन कट कर लिया डीएनए, फर्ज कर लो अपने को अपनी चॉइस का जो है फ्रैगमेंट मिल गया, इतना पार्ट मिल गया अपने को। अब क्या करेंगे अपन इसके? अपन बनेंगे कॉपीज। कितने कॉपीज सर? 1 बिलियन कॉपीज बनाते हैं अपन इसके। कई को सर इतने 1 बिलियन कॉपीज? भाई हो सकता है ये गलती से अगर डीएनए मिसमैच हो गया, सॉरी मिस प्लेस हो गया, कहीं गुम गया करा या अपने को ये इसका अपन आरडीएनए कर दिया लास्ट में फाइनली जाके तो अपने को रिजल्ट नहीं मिले, फिर इसे और एक बार रिपीट करना है तो अपने को फिर से पूरी कहानी करना पड़ता है। तो टू प्रिवेंट दैट कंडीशन, टू प्रिवेंट दैट लॉस ऑफ टाइम, अपन क्या करेंगे बोलते हैं कॉपीज बनाएंगे। कितने? 1 बिलियन कॉपीज। कैसा बनेंगे सर 1 बिलियन कॉपीज? अपन यहाँ पे अगेन एंजाइम यूज करेंगे। क्या नाम है सर एंजाइम का? पॉलीमरेस। इन्हें पॉलीमर बनाता है, इन्हें पॉलीमर या क्या बोलेंगे सिंपल अल्फाजों में, इसके कॉपीज बनाता है इन्हें। कितने? 1 बिलियन कॉपी। खास तौर पे एक एंजाइम मेंशन करा आपके आरडीएनए टूल्स में, टैक पॉलीमरेस बोल के। वो एंजाइम मिस करके 1 बिलियन कॉपीज बना लिया अपन। अब सर कॉपीज तो बने मगर हर एक का साइज अलग अलग मिला अपने को। अच्छा ये चीज बोलना भूल गया आप लोगों को मैं, कि कॉपीज बनाने से पहले क्या करते मालूम अपन? जैसे आपको बोला मैं अपन डीएनए कट करे राइट, कट करे तो अपने को अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे अलग अलग साइज के, कभी लंबा डीएनए, कभी छोटा, कभी मीडियम साइज। बट अपने को होना ही है तो अपन क्या करते हैं मालूम? इसके लिए अपन करते हैं इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन ये स्टेप का भी नाम आपको आइसोलेशन रहेगा।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है एक स्टेप फॉरवर्ड बोल दिया आपको। मैं ये स्टेप बाद में आना है, इसके बाद में आता है आपको एक्चुअली ये स्टेप। हाँ, आइसोलेशन में क्या करते हैं मालूम है अपन? देखो, ये आइसोलेशन अलग है, ये आइसोलेशन अलग है। ये आइसोलेशन में आप सेल के बाहर डीएनए निकालते हैं, ये आइसोलेशन में आप क्या करते हैं मालूम? आपके अलग अलग डीएनए फ्रैगमेंट में जो कट कर आप हिस्से बने, उन लोगों में से आप क्या करते बोलते हो? एक हिस्सा चूज करते। अगेन आ गया आइसोलेशन आप, राइट। एक हिस्सा चूज करते, ये निकाल लेते हैं अपन। कैसा? बेसिकली प्लेट रहती, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट बोलते हैं। उसके उसके ऊपर अगार जल डाल के अपन जो है अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स डाल लेते हैं। हमारे को मालूम, हमारा डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसमें एनोड और कैथोड रहते हैं। आप क्या करते बोले तो अपन अपने डीएनए के जो सैंपल्स रहते हैं डाल देते हैं इस पे। डाल के अपन क्या करते हैं? वोल्टेज पास करते हैं। पास करें तो क्या होता? आपकी फ्रैगमेंट्स बिल्कुल हाइट सीक्वेंस में जम जाते हैं। सब में बड़ा क्या होता मालूम? यहाँ पे आया था आपको, कहाँ? यहाँ पे। उससे बड़ा, सॉरी उसने छोटा यहाँ पे, उससे छोटा यहाँ पे, उससे छोटा यहाँ पे, उससे छोटा यहाँ पे, उससे छोटा यहाँ पे। हाइट सीक्वेंस में जम जाते हैं पूरे आप, ऐसा। तो अपन कुछ जो साइज रिक्वायर्ड है वो साइज निकाल लेते हैं अपन। कैसा? इसको अंडर यूवी लाइट देके निकालते हैं अपन, ऐसा। ये हो गया अपना यहाँ तक आइसोलेशन। उसके बाद अपन ये करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन होता, बट अगर आप वीडियो और एक बार रिपीट करके देखेंगे क्लियर हो आता। चलिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहचान के एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस से कट करके अपन क्या करें? आइसोलेशन करे इसका। आइसोलेशन इन द सेंस जो पीसेस में अपने को एक पीस होना था वो निकाल लिया, कॉपीज बनाए। अब यहाँ आता है आपको पॉलीमरेज एंजाइम, और खास तौर पे उसमें से टैक पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं अपन। ये स्टेप का नाम क्या रहेगा मालूम? पॉलीमराइजेशन। चलिए, पॉलीमराइजेशन ये हो गया आपको, राइट, यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे? अपने को मिल गया अपना डिजायर्ड डीएनए, उसके कॉपीज बना लिए अपन, 1 मिलियन कॉपीज रख लिए। इसमें से एक पीस लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं मालूम? एक बाहर से दूसरा फॉरेन सेल लेते हैं अपन। फर्ज कर लो अपन ले लेंगे ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। क्या रहेगा सर ये? एस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसको अपन इस्तेमाल करेंगे एक होस्ट के जैसा। क्यों बोलता हूँ मैं? इसके अंदर खासतौर पर इकोलाई जो है कि प्रोकैरियोट ऐसा खुद का पर्टिकुलर स्पेसिफाइड न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियस और इसका जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता। इन लोगों के पास एक और एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, इसको बोलते हैं अपन प्लास्मिड। प्लास्मिड जो है काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, खासतौर पे इकोलाई में एग्जांपल नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारा इकोलाई हमारा होस्ट है बोले तो ये हमारा प्लास्मिड जो है हमारा क्या होता है मालूम? वेक्टर। कंफ्यूज मत हो, प्लास्मिड कुछ अलग चीज नहीं है, डीएनए का जो दूसरा फॉर्म है, समझ लो आप। बाहर निकालना अपन प्लास्मिड, निकाल लिए। निकाले के क्या करेंगे मालूम? इसको भी कट करेंगे अपन यहाँ से। कैसे कट करेंगे? यूजिंग एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। कट कर लिए। कट कर लिए कि अपना जो पार्ट मिला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ये अपना एक स्ट्रैंड निकाले थे, वो उठा के ला के लगा देंगे आपके वेक्टर डीएनए में या प्लास्मिड में अटैच कर दिए। क्या करें सर अपन यहाँ पे? हमारा होस्ट का डीएनए और हमारा डिजायर्ड डीएनए दोनों कंबाइन करें तो क्या बनेगा? अपन इसको कंबाइन करें तो क्या बनेगा? इसको अपन आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट फिर से कंबाइन करें अपन दोनों, हिस्सा से बन गए डीएनए। अब बन गया सर आर डीएनए, बन गया। इसको बाहर न रखते, क्या करते हैं? सीडी वापस डीवीडी प्लेयर में डालेंगे अपन, वापस डीएनए उठाएंगे, डाल दिया आपके इकोलाई में। सिर्फ डालने के लिए अलग अलग तरीके रहते। और एक चीज, अच्छा, यहाँ सर ज्वाइन करने आपका डीएनए प्लास्मिड से ज्वाइन करने एक एंजाइम इस्तेमाल में आता है। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर बोला था मैं, वैसे कट करने क्या इस्तेमाल करते हैं आप? मॉलिक्यूलर सीजर बोला था आपको। ज्वाइन करने क्या इस्तेमाल करेंगे सर आप? एंजाइम लाइगेसेस। लाइगेस इस्तेमाल करें, आपका डीएनए आपके आरडीएनए आपके वेक्टर डीएनए से ज्वाइन हो गया। अब पॉलीमराइजेशन के बाद लाइगेशन। बोला था मैं लाइगेस ऐड करें, लाइगेशन ज्वाइन हो गए, दोनों दोनों एंड्स पे ज्वाइन हो गया हमारे। अब वापस पर उठाए, डाल दिए, इंसर्शन। वापस पलटा के डालना। कैसा? इसके 3 तरीके हैं। जीन गन मेथड हो गया, या उसके अलावा क्या बोलेंगे आप,
फोर्स्ड टेक्निक हो गई या माइक्रो इंजेक्शन हो गए तरीकों से क्या करते हैं आरडीएनए को, या नहीं तो बिल्कुल फ्रीजिंग कंडीशन में इसको आइस पे रखते हैं, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली डीएनए आपका इक्वलाइज करता चले जाता। अपटिक कर लेता हूँ उसका, ये हो गया राइट। ये था आपका अपटिक ऑफ द डीएनए। अब सर हमारा डीएनए चले गया हमारे इकोलाई में वापस, जो आप निकाल के उसका आरडीएनए करके वापस डाले थे, ये हो गया। अब सीडी आप डीवीडी प्लेयर के अंदर डाल लिए, अब आपको वापस कुछ आउटपुट मिलना, राइट। क्या मतलब सर आउटपुट, आपका ये जो डीएनए यहाँ पे कुछ फंक्शन कर रहा था, सेम फंक्शन यहाँ पे कर रहा नहीं कर रहा, देखना आप इसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। कैसा सर, ये आपका इकोलाई है ना, अकेला नहीं था, क्या होता है ना, इट गोज अंडर माइटोसिस, दो अलग अलग सेल्स बनाता है, फिर इन्हें आपको यहाँ पे दो डॉटर इकोलाई बनाता है, राइट। अब चेक करना उसमें से वेदर हमारा जो डीएनए यहाँ पे जो काम कर रहा था दूसरे सेल में सेम फंक्शन कर रहा नहीं कर रहा उन्हें बचाना है। इसको अपन क्या बोलते हैं मालूम, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। बेसिकली अगर आपका डीएनए काम कर रहा नहीं कर रहा है कंबाइन होने के बाद, कभी कभी ऐसा भी होता दोनों भी सेल काम नहीं करते, वाई बिकॉज ये डीएनए आपका मैच नहीं करता या क्या बोलते कंपैटिबल नहीं रहता आपके वेक्टर होस्ट डीएनए के साथ, ये हो गया। तो चेक करना उसमें से, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो ये काम कर रहा, मतलब आज का डीएनए काम कर रहा, कुछ आउटपुट प्रोडक्ट दे रहा अपने को, तो अपन इसको आके डाउन स्ट्रीम करके जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट या जो भी अपन बनाना चाह रहे हैं वो बन रहा, तो करके इसको कमर्शलाइज करते हैं अपन। तो ये था आपका बॉटनी का आरडीएनए प्रोसेस, एज वेल एज आपका इसमें साथ में क्या कवर हो गया मालूम, आरडीएनए टूल्स। टूल्स में क्या लिखना, ज्यादा होता है कुछ भी नहीं उसमें, सिंपल आप प्रोसेस याद रखिए, प्रोसेस में टूल्स कवर होते हैं, आप वन बाय वन टूल जहन में रख लिए, वो भी लिख के आ सकते हैं आप। देखो कौन सा एंजाइम यूज करें अपन फ्रैगमेंटेशन में, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल करें, फिर आइसोलेशन में वहाँ पे तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, आपने खाली सेपरेट करें अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए, पॉलीमराइजेशन में टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल करें, लाइगेशन में लाइगेस इस्तेमाल करें, इंसर्शन में वापस आप ये याद रखना होस्ट और वेक्टर ये दोनों भी आपको टूल्स में आते हैं। होस्ट क्या, आपका जो भी ऑर्गेनिज्म से आप पर्टिकुलर वेक्टर निकाल रहे हैं, जो आपका प्लाज्मिड है वो निकाल रहे हैं आप, उसके बाद वेक्टर क्या एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन करा, वो भी लिख के आना है आपको। तो यहाँ तक हो गया आपके तीन एलिगेट्स, कौन से, टिश्यू कल्चर, सॉरी पहला कौन सा करें अपन, ग्लाइकोलाइसिस करें, आरडीएनए प्रोसेस और आरडीएनए टूल्स, ये तीन करें अपन। कहे ऐसा भी कंफर्मली आपके आरडीएनए टूल्स और प्रोसेस में से एक क्वेश्चन आने जाने वाला है, तो कहे सभी पढ़िए आप ये आंसर। चलिए हमारा नेक्स्ट एल क्यों रहेगा, टिश्यू कल्चर। खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्या बोलते एल क्यू होने वाला है, साथ ही साथ ये एल क्यू के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट और कौन सा रहने वाला है, यू आर अ बॉटनिस्ट वर्किंग इन अ प्लांट एरिया एंड ऑल, राइट, करेंगे अपन वो भी इसके बाद। तो फिलहाल के लिए अपन ये लेके करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट एनी सॉइल, बगैर कोई सॉइल के आप प्लांट ग्रो करते हैं यहाँ पे, तो इसको बोल दिया आप टिश्यू कल्चर। खास तौर पे यहाँ पे सर सॉइल इसी नहीं है, यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया एंड ऑल, बता दो मैं क्या रहा था वो। चलिए पहले करने से पहले बेसिक समझेंगे ऐसा ये टिश्यू कल्चर है क्या, क्या होता है बोलते हो, इसमें आप फर्ज कर लो आपका एक प्लांट है, राइट, प्लांट के सेल्स फर्ज कर लो, ये हो गए प्लांट सेल्स आपके, इन लोगों को क्या है बोले तो कहीं से भी न्यूट्रिएंट्स मिलने दो, हम आपको मालूम कि भाई अगर आप एक से चार सेल जमा कर लिए या मोर देन आपको 4 to 5 सेल जमा हो गए तो आपको टिश्यू बनना शुरू होता है, राइट। अगर टिश्यू एक 4 से 5 टिश्यू एक साथ जमा होना बन गए तो क्या मिलता है आपको, एक ऑर्गन मिलता है, राइट। सेम फिनोमेना ही फॉलो करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस का। देखिए क्या होता है यहाँ पे, सेल्स दिया आपके, राइट, ये आपके प्लांट के सेल्स हो गए, अपन इन लोगों को सपोज न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते गए, क्या बोलते हैं आपके फाइटो हार्मोन्स, मतलब आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐड करते गए, पर्टिकुलर लोगों को अपन ग्लूकोज वगैरह जो भी एनर्जी सोर्स रहा देते गए, इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को ग्रोथ होती है, इन लोगों कैसा सेल्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होना शुरू होते, हल्लो हल्लो क्या बनता, टिश्यू बनता, टिश्यू से क्या बनेगा, नया ऑर्गन बनना शुरू होता, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द development of whole plant without any development, without any involvement of any soil or any other land equipment, right।
तो समझेंगे अपन बेसिक प्रोसेस रहता क्या है इसमें। इसमें पहला स्टेप क्या है बोल दो, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। ये पूरी कहानी देखो स्टार्ट कहाँ से थी मालूम, टेस्ट ट्यूब या बीकर से फर्ज कर लो आप। ये हो गया आपका बीकर। सर ये बीकर में एक सोल्यूशन बनाते हैं अपन। सर क्या मतलब सोल्यूशन बनेंगे बोले तो, अभी बोला आप क्या बोला मैं, न्यूट्रिएंट मीडिया। अपन एक ऐसा सोल्यूशन बनाते जिसमें अपन ये सेल्स अगर इनोकुलेट करें इसमें, तो उन लोगों को बराबर न्यूट्रिशन मिलते रहना, उन लोग जिंदा रहना उसमें। सर अभी न्यूट्रिएंट मीडिया मतलब आपके न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में रहना क्या चीज़, आपके न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में, ये जो आपका न्यूट्रिएंट सोल्यूशन रहेगा इसमें पहले तो पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट खास तौर पर रहना एक कार्बन सोर्स, माने ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड ऑल जो भी हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन सोर्स, फॉस्फोरस सोर्स, पोटाशियम सोर्स, राइट। ये हो गया, ये प्लांट्स को बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। तो ये केमिकल कंपोनेंट्स आपके सोल्यूशन में रहना, राइट। साथ ही साथ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, पहला कार्बन सोर्स हो गया, उसके बाद आपके क्या बोलेंगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम हो गए। साथ में क्या ऐड करेंगे आप, ग्रोथ रेगुलेटर्स। जैसा फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे क्यों भी है चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में जैसे पढ़े होंगे आप, ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स, गिबरलिन्स, राइट। ये इन लोगों का भी रहना वो जरूरी है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और अच्छी होती है। ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया का प्रिपरेशन, ये चीज़ें रहना उसमें। और एक चीज़ यहाँ पे चीज़ को अपन लैब में करते हैं, कहीं भी अपन लाइक जैसा बाहर प्लांट पॉट में ग्रो करते हैं वैसा नहीं रहती कहानी, पूरी चीज़ अपन जो है लैब में करते हैं। क्या चीज़, अब इसमें एक चीज़ और करना, क्या करना बोले तो स्टेरलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरलाइजेशन, क्या मतलब स्टेरलाइजेशन का, कोई भी चीज़ को या कोई भी इक्विपमेंट को या कोई भी सोल्यूशन जो भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको करते हैं अपन स्टेरलाइज। स्टेरलाइज बोले तो टू मेक इट फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ को फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करने को बोलते हैं अपन स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन खासतौर पे लैब में करते हैं यूजिंग अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट। इसके पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट रहेगा, क्या बोलते हैं मालूम उसको अपन, ऑटोक्लेव। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं है और ऑटोक्लेव क्या रहता बोले तो यू कैन सर्च द इमेज ऑन गूगल एंड ऑल, आइडिया हो जाता है आपको। करते क्या सर ऑटोक्लेव में, अच्छा स्टेरिलाइजेशन भी नहीं समझ में आया, एक छोटा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं। फर्ज करो घर में आप लोग दूध बॉईल करते, राइट। दूध बॉईल करने से पहले कई घरों में या नहीं तो घर में खीर बन रही, अब भगोने बनाते अपन, बनाने से पहले क्या करते अपन, खास तौर पे उसको गर्म पानी से थोड़ा उबालते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं। कहीं को आजू बाजू अतराफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है जो खारापन रहता है पानी का वो भगोने में ऐसी रहता है, इसकी वजह से दूध या जो भी अपन मीठा बना रहे खराब हो जाता है, इसीलिए अपन गर्म पानी से उबाल लेते हैं उसको अंदर थोड़ी देर के वास्ते। उसके अलावा और एक जो पहला रीजन बोला हमें, इट गेट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, जैसे अपन पानी उबालते साफ होता है गर्म पानी से, तो सेम प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन में भी रहता है। बट यहाँ पे उबालते करते कुछ भी नहीं, यहाँ पे अपन इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं अपन ऑटोक्लेव। ये पूरे सोल्यूशन को अपन ऑटोक्लेव में रखते हैं, एक अवन टाइप चीज़ रहती है याद रखना, स्टेरिलाइजेशन में रख के इसको पैरामीटर सेट करते हैं, क्या 121 डिग्री सेल्सियस, 15 पाउंड्स प्रेशर एंड 15 मिनट्स। इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर और इतना टाइम, ये तीनों पैरामीटर सेट करके अपन इसके अंदर रख देते हैं। तो उतने टाइम क्या से पूरा स्टेरलाइज हो जाता है, मतलब इसमें जो भी बैक्टीरिया रहेंगे पूरे मर जाते हैं। अगर इनकेस बैक्टीरिया समझो आपके प्लांट को खा जाते हैं लोग जो भी सेल्स रहे, तो नए करने के लिए अपन क्या करें, स्टेरिलाइजेशन करें उसका। चलिए ये एक बना लिया अपन, इसको बाजू हटा के साइड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। क्या रहेगा सर ये प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, ज़्यादा कुछ भी नहीं, आपका कौन सा भी प्लांट का जो भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं आप उसको बोल दिया आप एक्सप्लांट। फर्ज कर लो आप लीफ है, लीफ के छोटे से पार्ट निकाल लिया आप उसको, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, उसको बोल दिया आप एक्सप्लांट। इसको भी क्या करेंगे आप अगेन स्टेरलाइज, सेम पैरामीटर्स पे। स्टेरलाइज मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्री कर लिए लोगों को, फ्री करके क्या करें आप स्टेरलाइज कर लिए, करके क्या करें नेक्स्ट स्टेप आता है आपका इनोकुलेशन। क्या मतलब सर इनोकुलेशन, अगर अच्छा एक और एक चीज़, अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है, आपकी जो मटेरियल फॉलो कर रहे हैं आप सामने रख के वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है इसमें जो स्टेप्स बोल रहे हैं अगर आप देख लिए उसमें, तो आपको ऑटोमेटिकली जब भी जो है आंसर वहाँ का क्लियर हो जाता। चलिए
कहाँ थे अपन, एक्सप्लांट के पास ले लिए, लेके क्या करेंगे उसको अपन इसमें ऐड करेंगे, राइट। ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं अपन इनोक्यूलेशन। नए नए टर्म्स जितने कंफ्यूज नहीं होना। इनोक्यूलेशन क्या मतलब सर, इनोक्यूलेशन बोलते हो एक्सप्लांट लेना, लेके डाल लेना इसमें, राइट। अब मैं बोला राइट, सेल जो सेल्स रहेंगे प्लांट के, लोगों को सब चीज़ मिलते गई है, पूरी चीज़ें मिलते गए तो क्या होते हैं, लोग हल्लो हल्लो ग्रो होना शुरू होते, कार्बन सोर्स मिला, नाइट्रोजन फास्फोरस मिला आपको, ग्रोथ फैक्टर्स मिले, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सिन्स हो गया, साइटोकिनिन्स, गिबरेलिन्स हो गया, ऐसा। तो ये चीज़ें मिलते गए तो क्या होता मालूम, कंटिन्यूसली आपका प्लांट सेल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होना शुरू होता। चलिए, इनोकुलेशन कर दिए, ये खास तौर पे इनोकुलेशन एक एरिया में करते हैं, इसको क्या बोलते हैं मालूम अपन, एसेप्टिक एरिया या लैमिनार फ्लो एरिया में करते हैं अपन इसको। क्या मतलब सर एसेप्टिक एरिया, ऐसा पर्टिकुलर रूम लेबोरेटरीज में रहता है खास तौर पे, वहाँ पे बिल्कुल जो है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं के बराबर देखने को मिलते, तो वहाँ करते कहीं को अपना मीडियम खराब नहीं होना, बल्कि अगर हम बैक्टीरिया आ गया इसमें तो खत्म, पूरा आपका जो प्रोसीजर कर रहे हैं आप टिश्यू कल्चर का, पूरा आपको खराब हो जाता है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट, एसेप्टिक एरिया में करते अपन कहानी, डाल ली सर इनोकुलेशन कर दिया अपन, इनोकुलेट कर दिया इसको, करके ऐसे क्या करते हैं बोलते हो, आप रखते एक पर्टिकुलर डिवाइस में, क्या नाम रहेगा सर डिवाइस का, वो इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर में करते हैं आप। इनक्यूबेटर बेसिकली क्या बोलते हैं, ऐसा डिवाइस है जो खास तौर पे प्लांट के ये ग्रोथ की वास्ते उन्हें क्या करता, पर्टिकुलर जो है टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट वगैरह मेंटेन करके रखता हूँ, ऐसा। ये हो गया इनक्यूबेटर के बारे में आप, राइट। अब इनक्यूबेटर करे 5 to 6 वीक्स वेट करते हैं अपन उसके लिए, 5 से 6 हफ्ते वेट करते हैं, क्यों, ये सेल्स ग्रो होने के लिए। अब क्या होता है मालूम है लोग, ये एक सेल ऐसा, इसके सेल्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होके जो है मास बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं मालूम अपन, कैलस। एक आपको एक 2 मार्क्स बीएससी में भी आएंगे, व्हाट डू मीन बाय कैलस बोल के, राइट। द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू और द मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज कैलस। ऐसे कैलस बनना शुरू होता है तो अपन पहचान लेते कि भाई अपना जो है सेल ग्रोथ हो रहा बोल के, किसमें, इंक्यूबेटर में। छोटी पूरी कहानी है। नेक्स्ट, चलिए इंक्यूबेटर हो गया। नेक्स्ट, अब सर प्लांट ग्रोथ इतनी होती है, हल्लू इतनी होती इतनी होती, ये मीडिया खराब हो जाता अपना, क्यों, एट द सेम टाइम प्लांट कुछ चीज़ वेस्ट मटेरियल को ना आता, तो अपन क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट मीडिया निकाल के फिर से दूसरा न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड करते हैं अपन, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ की ग्रोथ और अच्छी होती। एक टाइम ऐसा आता है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता बोलते हो, प्लांट को ये स्पेस बस नहीं होती, पूरा क्या बोलते हैं आपका प्लांट इनफ, ऐसा मैच्योर प्लांट दिखना शुरू होता है उन्हें, तो क्या करते हैं अपन, उसको निकाल के ऐसा करते हैं अपन एक्लीमेटाइजेशन, राइट। उसको क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट करते अपन, भाई क्यों बोले तो अब तक भी आपका ये जो प्लांट है ना लैब के अंदर ग्रो हुआ, सो है उसको नहीं मालूम बाहर का एटमोसफियर कैसा रहता है, वो हिसाब से एडजस्ट होना उन्हें, क्योंकि हर प्लांट का एनवायरमेंट अलग अलग रहता। तो उसको करने के लिए अपन लैब में थोड़े से कंडीशंस बनाते कि भाई वो हिसाब से उन्हें एक्लीमेटाइज्ड हो जाना, एक्लीमेटाइज हो गया उन्हें, अब रेडी हो गया बाहर ले जाने के वास्ते। एक्लीमेटाइज करते उसको कर क्या करते मालूम, या तो उसको पॉट्स में ट्रांसफर करते, या तो उसको लैंड में फॉर एग्रीकल्चर पर्पज अपन जो है ले आके वहाँ पे लगा देते, जिसकी वजह से अपने को नए प्रोडक्ट्स मिलना शुरू होते। इसका फायदा क्या है अपने को टिश्यू कल्चर का, खास तौर पे ऐसे प्लांट जिसको सीड नहीं रहता, या खास तौर पे मेल फ्लावर्स होना आपको या फीमेल फ्लावर्स होना स्पेसिफिकली, वो फायदे अपने को यहाँ पे देखने को मिलते किसमें, टिश्यू कल्चर में। खास तौर पे टेक्निक आप इस्तेमाल होती मालूम, मेडिसिनल प्लांट्स में, जहाँ जिससे मेडिसिन मिलते हैं अपने को, वो प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं अपन, क्यों, इन लोगों का ग्रोथ वगैरह के लिए वो टाइम लगता है, अगर अपन इन लोगों को लैंड कल्टीवेशन करें बोल तो यहाँ पे अपने को कम टाइम में कम स्पेस में ज़्यादा क्वांटिटी मिलती। तो ये था आपका टिश्यू कल्चर। इसमें एक और है कि आपको एक 2 मार्क्स वीएसक्यू भी आएंगे ये चैप्टर में, ये एलएक्यू में, टोटी पोटेंसी के नाम से, राइट। याद रखना, उसका भी डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में आप रेफर कर सकते हैं। टोटीपोटेंसी क्या रहेगा सर, द सेल्युलर टोटीपोटेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल टू ग्रो इन एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑस्मोलैरिटी। खास तौर पे अगर आप उसके एक प्रॉपर्टी देंगे, क्या करता है बोलते हो, आजू बाजू के जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया इस्तेमाल करके ग्रो होना, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन टोटीपोटेंसी। तो याद रखना, भी आता है आपको इसमें से टोटीपोटेंसी का। ये हो गया आपका टिश्यू कल्चर।
तो चलिए नेक्स्ट टेल क्यों रहेगा, यू आर अ बॉटनिस्ट, ये चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, राइट। ऑलरेडी हाँ, अपन टिश्यू कल्चर करे सो है। और हाँ, चीज़ बोलना भूलिए आप लोगों को मैं, टिश्यू कल्चर में खास तौर पे आप आंसर करे बाद फ्लो चार्ट कंपलसरी उतारिए, बेहतर रहता आपके लिए अगर उतारे तो भाई, बिकॉज यू विल इजीली स्कोर मार्क्स आप अगर डायग्राम इजीली ड्रॉ करें तो। चलिए विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर क्या आएंगे क्वेश्चन आपको, यू आर अ बॉटनिस्ट, क्या मतलब सर बॉटनिस्ट, आप एक ऐसा साइंटिस्ट है जो खास तौर पे प्लांट स्टडी करते। तो अगर आप एक एरिया में एक बॉटनिस्ट है, वो आपको एक नई वैरायटी मार्केट में रिलीज करना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स यू विल टेक, यू नीड टू रिलीज अ न्यू वैरायटी इन एरिया। तो क्या नए स्टेप्स रहेंगे जो आप फॉलो करेंगे। सिंपल अल्फाज में, अगर आपको एक नई वैरायटी निकालना है मार्केट में प्लांट की, तो आप क्या करेंगे उसके लिए बोल के पूछ रहा हूँ, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो हियर आर दी 5 स्टेप्स यू नीड टू फॉलो फॉर द रिलीज ऑफ न्यू वैरायटी इन अ प्लांट ब्रीडिंग एरिया। क्या क्या पहले रहेंगे 5 स्टेप अपने को, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब अगर आप एक नया प्लांट निकालना चाह रहे हैं मार्केट में थ्रू टिश्यू कल्चर या आरडीएनए, तो आप चेक करेंगे मार्केट में कि भाई मार्केट में या एरिया में, तो चेक करेंगे जहाँ पे आपका रिसर्च लैब है वहाँ पे चेक करेंगे कि भाई वहाँ पे कौन से प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं जो प्लांट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ या निकालना चाह रहा हूँ, जो स्पीशीज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो जीनस सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी वो स्पीशीज हुए नए वैराइटीज है क्या, कोई वो जीनस के कोई नए स्पीशीज है क्या, वो चेक करना। ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी वो स्पीशीज के, वो जीनस के अलग अलग प्लांट सेलेक्ट करना, चेक करना उसमें कौन से फीचर्स है। नेक्स्ट आ गया इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। चलो भाई सेलेक्ट कर लिया आप वेरिएबिलिटी कर, ये आपके ये स्टेप में कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में अलग अलग जो है प्लांट्स कलेक्ट कर लिया, अलग अलग वैरायटीज के, एक ही प्लांट के अलग अलग स्पीशीज सेलेक्ट कर लिया, उसमें से भी यू नीड टू सेलेक्ट पेरेंट्स, कौन से अच्छे फीचर्स वाले स्पीशीज है वो हिसाब से पेरेंट सेलेक्ट करना, इधर वन ऑफ द मेल प्लांट, इधर वन ऑफ द फीमेल प्लांट, दोनों भी प्लांट सेलेक्ट कर लिए अपन, राइट। कैसा सिलेक्शन करना, बेस्ड ऑन दी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के, कौन से कैरेक्टर्स अच्छे हैं उसमें, लाइक प्लांट हाइट, प्लांट की ग्रोथ उन्हें कितने टाइम तक अच्छा रहेगा, या कितने टाइम तक पेस्ट रेसिस्टेंट रहेगा उन्हें, कितने टाइम तक ड्रॉट रेसिस्टेंट रहेगा उन्हें। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है जो आप सेलेक्ट करना खास तौर पर प्लांट्स में जब पेरेंट सेलेक्ट करते हैं आप। नेक्स्ट आ गया क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब पेरेंट सेलेक्ट कर लिया, आप मेल प्लांट फीमेल प्लांट सेलेक्ट कर लिए, अब चेक करना उसमें, sorry, you don't need to check, you need to go for directly cross hybridization, राइट। हमने को मालूम है हाइब्रिडेशन क्या रहता है, राइट, क्रॉसिंग ऑफ प्लांट्स या क्रॉसिंग ऑफ दी गेमेट्स बिटवीन द टू मेल और फीमेल प्लांट्स, वो हाइब्रिडेशन देंगे अपना। कर दिया अपन, करे बाद अब उसमें जो नई पॉपुलेशन जैसे अपने को जेनेटिक्स में F1 F2 जनरेशन आई थी, वैसे यहाँ पे भी अपने को अलग अलग जनरेशन आते आफ्टर पर्टिकुलर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। करे करे के बाद उसमें सिलेक्शन करना कि भाई कौन सी वैरायटी अच्छी है। जरूरी नहीं है अगर अपन अच्छे प्लांट सेलेक्ट करें, यहाँ पे जो प्लांट सेलेक्ट करे, जो पेरेंट सेलेक्ट करे, उन लोग के कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको प्रोजनी में आने वाले प्लांट्स में आना जरूरी नहीं है। तो चेक करना कि भाई अपने को जो प्लांट मिला वो वैरायटी अपने को मार्केट के लिए अच्छी है नहीं है, मैनकाइंड के लिए मतलब आम जनता के लिए जो यूज करने वाली है उसको फॉर फूड प्रोडक्ट्स, फॉर फूड पर्पज या फॉर कमर्शियल पर्पज अच्छी है नहीं है, उसे पैसे निकल सकते नहीं निकल सकते, वो चीज चेक करना अपन। वही चलेंगे आपको सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर वैरायटी। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसका क्या बोलेंगे क्लाइमेट में टेस्ट होता है, उसका जो है क्या बोलेंगे आपका शेल्फ लाइफ के लिए, मतलब कितने लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा, उन्हें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये हो गया आपका सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर वैरायटी। लास्ट आ गया टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ और कमर्शियलाइजेशन। अब टेस्ट कर लिया, आपको एक प्लांट बिल्कुल जो है आपके डिजायर्ड कैरेक्टर्स के हिसाब से अच्छा दिख के आया उसमें, मतलब बराबर उसमें पूरे क्वालिटीज थे आपको जो होना था। प्लांट लंबा भी है, प्लांट अच्छे टाइम तक लंबे टाइम तक अच्छा भी रह रहा, साथ ही साथ उसका फ्रूट भी अच्छा आ रहा और मार्केट में वैल्यू भी अच्छी आ रही है उसकी। ये टेस्ट कर लिया अपन, टेस्ट करके मार्केट में जो रिलीज कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शलाइजेशन, मतलब उससे पैसे कमाने अपन, मतलब उसको मार्केट में कमर्शलाइज करना, बेचना करना नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो ये था आपके क्वेश्चन में, यू आर द बॉटनिस्ट वर्किंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, व्हाट स्टेप्स यू विल टेक टू रिलीज अ न्यू वैरायटी इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया। ये पॉइंट्स सभी लिखना है आपको। है तो बहुत छोटा एल क्यू है, बट आपको पढ़ना है खास तौर पर टेक्स्ट बुक से या जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं आप, उससे गौर से स्टेप में पढ़ना है। मैं जो एक्सप्लेन करा सेम वही रहता है, कुछ अलग चीज नहीं रहती। पढ़ना सुकून से पढ़ के लिखना है, इसको बहुत छोटा एल क्यू है और बहुत ईजी भी और बहुत रिपीट भी होता है अपने को। तो खास तौर पे ये आंसर्स के लिए गौर करिए आप, राइट।
चलिए, तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बॉटनी सेकेंड ईयर के लिए होने वाला है क्रेब्स साइकिल, राइट। पढ़ेंगे अपन। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों? जनरली कैसा है, ग्लाइकोलाइसिस की जैसा सिंपल नहीं है ये। कैसा है, आपको सिंपल रिएक्शंस के या केमिकल फॉर्मूलेस के नेम्स दे दिया उन्होंने कि भाई इससे इसमें कन्वर्ट हो इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम, वही चीज याद रखना है आपको। और ऐसे लिखे तो बेहतर रहता है। वाई? बिकॉज अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझने गए एज लाइक ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एज दैट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो बहुत लंबा हो जाता है आपका लिखना। एक साइक्लिक प्रोसेस है, अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। चलिए, पहला स्टेप क्या रहेगा सर क्रेब्स साइकिल में? कंडेंसेशन। जैसा ग्लाइकोलाइसिस में आपको कहानी ग्लूकोज से शुरू हुई थी, राइट। यहाँ पे कहानी कहाँ से शुरू होती है आपको? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। सिंपली एसिटाइल कोएंजाइम ए गेट कंडेंस्ड विथ OAA। क्या है सर ये? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखा, आप भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल नहीं लिखना है। अरे नहीं सर, आप भी समझाते वक्त लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, मैं भी लिखती हूँ बोले तो नहीं होता वैसा। चांसेस है मार्क्स कट होने के, बेटर है ट्राई टू राइट फुल फॉर्म्स, राइट। चलिए, द एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंसेस। क्या मतलब सर कंडेंसेस? कंबाइन होना, दोनों एक मॉलिक्यूल दोनों एक में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड शिफ्ट होके। एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव सिट्रिक एसिड। चलिए, सिट्रिक एसिड मिला सर, साथ में क्या मिला अपने को? कोएंजाइम ए। सिर्फ एसिटाइल ग्रुप और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दोनों कंबाइन होते हैं। अब इसमें बीच में एंजाइम लगता है, क्या मिलेगा सर? सिट्रेट सिंथेस। कैसा रखना सर इसको? सिट्रिक एसिड बन रहा है, इसीलिए अपन क्या करें? सिट्रेट सिंथेसिस, ऐसा रखना। चलिए नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। क्या मतलब सर डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल है सर, अपन बहुत बार यूज करते हैं डिहाइड्रेशन। क्या मतलब सर? कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल अपनी बॉडी में प्यास लगते गई, अपने को प्यास लगते गई, अपनी बॉडी से पानी रिमूव होते रहता, उसको बोलिए अपन डिहाइड्रेशन। यहाँ भी वैसे रहता, सिंपल अल्फाजों में रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। Citric acid gets converted into 6-aconitic acid in the presence of an enzyme aconitase। 6-aconitic acid बनाने के लिए हमको aconitase एंजाइम की जरूरत पड़ती। क्या हुआ यहाँ पे? हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करे, कौन? अकोनिटेस आके, किसमें से? सिट्रिक एसिड में से। नेक्स्ट, 6-aconitic एसिड नीचे ले लिया वापस। कौन सा है सर नेक्स्ट स्टेप? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या करेंगे अपन? सिंपल वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, फिर कैसा? चलिए, 6-aconitic एसिड ले लिया, अगेन अकोनिटेस एंजाइम। देखो सेम रिपीट हुआ। क्या करता अकोनिटेस एंजाइम आपका? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे उन्होंने, क्या हुआ आपका? क्या बन गया? आइसोसिट्रिक एसिड। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, कॉपी द आइसोसिट्रिक एसिड अगेन इन द नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए, आइसोसिट्रिक एसिड आपका क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। क्या मतलब सर ऑक्सीडेशन? बोले तो आपके फर्स्ट ईयर में VSAQs वगैरह में कवर हुआ। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, राइट। समझेंगे अपन। ऑक्सीडेशन में सिंपल अल्फाजों में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए, आइसोसिट्रिक एसिड्स विद द प्रेजेंस ऑफ NAD। NAD क्या है सर? ये एक फ्लेवर प्रोटीन है, खास तौर पे क्या करता? इसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है इन्हें कंबाइन होता है इसके साथ। देखो आया हाइड्रोजन साथ में ऐसा, तो आपका आइसोसिट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया सर? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज। याद रखना, क्रेब्स साइकिल में टोटल 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आते हैं आपको। कैसा? ऑक्सीडेशन 1 2 3 4, हर जगह सेम एंजाइम, कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज। चलिए नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन। देखो स्टेप के नाम से एंजाइम का नाम है, कौन सा एंजाइम यूज करें? डीकार्बोक्सिलेशन। चलिए समझेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रहता क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। कैसा? चलिए, कार्बोक्सी, याद रखो कार्बोक्सी CO2, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। कैसा? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में से जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, क्या बचेगा सर अपने को? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। चलिए नेक्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप विल कंटिन्यू विद द ऑक्सीडेशन नंबर 2। अभी बोला मैं ऑक्सीडेशन में अगर कहीं भी आपको हाइड्रोजन निकलता और ऑक्सीडेशन ऐड होता, ले लिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सेम कॉपी कर लिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यहाँ भी सेम कॉपी कर ली। अब साथ ही साथ NAD भी इस्तेमाल होगा। कहीं को वो जो हाइड्रोजन निकालेंगे इस जगह पे निकाले, आप निकाल के NAD के साथ कंबाइन करें। यहाँ भी वही चीज, हाइड्रोजन निकाल के देखो NADH के साथ, सॉरी NAD के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होगा। सर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया आपको? सक्सिनाइल कोएंजाइम में, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज। जो पहले बोला मैं आपको ऑक्सीडेशन में हमेशा एक ही एंजाइम डिहाइड्रोजनेज इस्तेमाल होता है क्रेब्स साइकिल में। चलिए
नेक्स्ट, क्लीवेज, क्या मतलब सर क्लीवेज? कोई भी मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बांटना, उसको बोल दिया अपन क्लीवेज। कैसा सर? देखो अब यहाँ पे चल नाम देख, क्लीवेज कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? काइनेस। सर अब काइनेस अपन लेक्चर के स्टार्टिंग में ग्लाइकोलिसिस में पढ़े थे, क्या काम था काइनेस का? टू ऐड और रिमूव फास्फोरस। यहाँ पे सिमिलर सिमिलर वही काम है, बट देखिए अपन, चलिए सक्सिनाइल कोएंजाइम है, नीचे कॉपी कर लिए, क्या यूज करें अपन साथ में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड वन इनऑर्गेनिक फास्फोरस ऐड करें अपन, क्या मिला सर? सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हो गया? सक्सिनिक एसिड। सर कोएंजाइम ए पार्ट अलग हो गया अपने को, साथ में दोनों कम्बाइन में क्या मिला सर अपने को? एटीपी। एडीपी में और एक फास्फोरस ऐड करे तो हो गया उन्हें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दो फास्फोरस थे इसके पास, एक फास्फोरस ऐड करे अपन, एटीपी हो गया। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। सर अगेन ऑक्सीडेशन 3 क्या बोला मैं? डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज करते हैं, आप हाइड्रोजन निकालते हैं उसमें से। अगेन चलिए सक्सेनिक एसिड, अगेन कॉपी कर लिया आप नीचे। चलिए साथ में आप जहाँ भी डिहाइड्रोजनेस है साथ में NAD तो कंपलसरी आपका, क्यों? वो हाइड्रोजन रिसीव करने के लिए। आ गया आपका NADH2, सॉरी FADH में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आपका सक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? फ्यूमेरिक एसिड में। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन थर्ड। अब फ्यूमेरिक एसिड कॉपी के लिए नीचे, नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आपके क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन का बिल्कुल ऑपोजिट क्या रहेगा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में यूज करेंगे अपन फ्यूमरेस। कैसा रखना सर नाम? ये आप क्या करेंगे? फ्यूमेरिक एसिड को ट्रीट कर रहे ना, इसीलिए फ्यूमरेस एंजाइम यूज करें आप। चलिए हाइड्रेशन करें किसका? फ्यूमेरिक एसिड का, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करें आप उसको, मिला सर मैलिक एसिड। नेक्स्ट मैलिक एसिड, चलिए मैलिक एसिड का अपन क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। चलिए मैलिक एसिड ले लिए, मैलिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन के लिए अपन यूज करेंगे साथ में फ्लेवोप्रोटीन NADH। NAD क्या हुआ सर? मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट था किसका? क्रेब्स साइकिल का। साथ ही साथ क्या मिला अपने को? NADH फ्लेवोप्रोटीन। इसमें से अपन सिंपल अल्फाज में हाइड्रोजन निकाल लिए, उसे हम करेंगे सर चौथी बार डिहाइड्रोजिनेस। तो ये थे आपके बॉटनी सेकेंड ईयर के वन शॉट LAQs। खास तौर पे याद रखिए फर्स्ट ईयर के जैसे इसमें आपको डायग्राम्स नहीं है, तो बेटर टू गो विद द थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि ज्यादातर आपको थ्योरी पार्ट के ही आंसर्स है। फ्लो चार्ट या डायग्राम का सिर्फ दो ही आंसर्स है, दैट टू प्लांट टिश्यू कल्चर एज वेल एज RDN टेक्नोलॉजी। फ्लो चार्ट्स के दोनों भी आंसर है वही, उतना ज्यादा टेंशन करने वाले नहीं है आंसर जो है, बिकॉज सिंपल डायग्राम है। तो ये थे आपके बॉटनी सेकेंड ईयर के वन शॉट LAQs। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस फॉर बॉटनी सेकेंड ईयर। जज़ाकल्लाह खैर।